दोस्तों, क्या आप सरदर्द से कभी परेशान हुए हैं? और क्या आप जानते हैं कि सरदर्द यानी हेडेक के भी कई प्रकार होते हैं, कई टाइप होते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सरदर्द यानी हेडेक, इसके कितने प्रकार होते हैं, क्या कारण होते हैं सरदर्द के, क्या जांचें कराई जाती है इन कारणों को पता करने के लिए, और सरदर्द यानी हेडेक का क्या इलाज होता है। और यह जानकारी हमें देंगे निम्स मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर और प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉक्टर पंकज सिंह। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन डॉक्टर पंकज सिंह सर के साथ। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज सिंह। आई एम वर्किंग एज ए न्यूरोसर्जन एज ए डायरेक्टर इन निम्स हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे, जिसे कि हम लोग हेडेक कहते हैं। हेडेक क्या है, क्या उसके कारण है, किस तरह से हम उसकी डायग्नोसिस बना सकते हैं और उसका निदान डॉक्टर्स या न्यूरोसर्जन कैसे करते हैं। तो ये चीज़ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं कि हेडेक क्या होता है। हेडेक देखा जाए टेक्निकली स्पीकिंग 150 से भी ज़्यादा तरीके के हेडेक हो सकते हैं, लेकिन अगर हम मोटा मोटा देखते हैं तो उनके महत्वपूर्ण जो टाइप्स हैं हेडेक के, वो 7-8 टाइप होते हैं। सबसे पहली टेंशन हेडेक टाइप होती है। टेंशन हेडेक क्या होता है कि इसमें ऐसा लगता है कि जैसे सर के चारों तरफ किसी ने बहुत टाइट बैंड बना दिया है, और यूजुअली काफ़ी इंटेंसिटी इसकी एक सीवियर होती है, यानी कि बहुत तीव्र हेडेक होता है। अगर इंसान काम करता है तो काम करने से इस तरह का हेडेक कई बार बढ़ जाता है। सेकंड एक हम देखते हैं माइग्रेन, जिसका आपने काफ़ी कॉमनली नाम सुना होगा। माइग्रेन के हेडेक क्या होते हैं कि ये हेडेक जो है यूजुअली एक साइड के होते हैं सर के, और इसको हम लोग कई बार कॉमन लैंग्वेज में अधसीसी भी कहते हैं। तो ये आधे सर में होने वाला जो दर्द होता है, ये भी काफ़ी सीवियर हो सकता है, और इसमें ऐसा लगता है कि जैसे सर की नस फड़क रही है। साथ में इस हेडेक के अंदर आपको नोज़िया यानी कि एक तरह से मितली भी आ सकती है, और कई बार वोमिटिंग भी हो जाती है। जो माइग्रेन हेडेक होता है उसकी खासियत क्या होती है कि इसके अंदर एक ऑरा होती है। ऑरा का मतलब है कि हेडेक आने से पहले अक्सर काफ़ी सारे पेशेंट्स को पता चल जाता है कि हेडेक होने वाला है। दूसरी खासियत क्या होती है माइग्रेन वाले हेडेक की, कि इसके अंदर कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। मेरे ख्याल से सभी हेडेक के कुछ ना कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, लेकिन माइग्रेन अपने आप में एक ऐसी वैरायटी है जिसमें ट्रिगर पॉइंट्स बहुत क्लासिकली लिटरेचर में डिस्क्राइब किए हैं। ट्रिगर पॉइंट्स की बात करते हैं तो जैसे सबसे इंपॉर्टेंट एक ट्रिगर पॉइंट होता है कि नींद की कमी, थकान होना। कई लोग जो होते हैं उनको चॉकलेट खाने से या अल्कोहल ड्रिंक करने से या स्मोकिंग के बाद भी माइग्रेन टाइप का हेडेक हो सकता है। कई फीमेल्स के अंदर जो उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स है, जो उसके साथ जब हार्मोन चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो इस तरह का हेडेक देखने में मिल सकता है। अगली वैरायटी जो हेडेक की हम देखते हैं वो क्लस्टर हेडेक कहलाती है। तो क्लस्टर, जैसे कि नाम से लगता है कई सारी चीज़ों का क्लस्टर होगा, तो ये हेडेक जी हाँ क्लस्टर ही के रूप में आता है। इस हेडेक के अंदर क्या होता है कि आपके सर में दर्द होगा पेशेंट के, लेकिन साथ साथ आइज़ में भी पेन होता है, नेक की मसल्स में भी पेन होगा, नोज़ में भी पेन होता है, आइज़ वाटरिंग होती हैं, और ये बेसिकली क्या है कि कुछ दिनों तक क्लस्टर में रहता है। यानी कि महीने में हम देखते हैं तो शायद ऐसे 5 या 6 दिन होते हैं जिसके अंदर क्लस्टर हेडेक हुआ, और फिर रेस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट जो है हेडेक फ्री भी हो जाता है। तो ये क्लस्टर हेडेक की वैरायटी है। अगली वैरायटी जिसे हम कहते हैं, एक नई चीज़ है, न्यू डेली हेडेक्स इसको हम कहते हैं। न्यू डेली हेडेक्स के अंदर क्या होता है कि हेडेक्स होते हैं और जो सीवियरिटी काफ़ी सीवियर हो जाती है। इस तरह का हेडेक जो है समय के साथ साथ प्रोग्रेसिव रूप से बढ़ता है, तो अपने आप में एक बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइप की वैरायटी हो जाती है ट्रीट करने के लिए। अगली एक टाइप होती है साइनस की। जैसे आप जानते हैं कि साइनस होते हैं, आपके नेज़ल साइनसेस हैं जो कि नाक के आसपास हैं। जब उन साइनस में सूजन आ जाती है, जिसको हम यूजुअली कहते हैं साइनोसाइटिस, तो वो भी हेडेक का एक कॉज बन सकते हैं। एक हेडेक का कॉज होता है जो काफ़ी कॉमन है, लोग जिसको नज़रअंदाज भी करते हैं, वो है आपका नज़र का चश्मा। समय के साथ साथ, उम्र के साथ कई बार जो है नज़र इंसान की कमज़ोर होती है, और वो आँखों को ज़्यादा जोर डालना पड़ता है पढ़ने में या कोई चीज़ देखने में, उसकी वजह से भी अक्सर हेडेक देखा जाता है। तो ये वैराइटीज़ थी। अब हम देखते हैं कि इसकी डायग्नोसिस कैसे बने। डायग्नोसिस के लिए क्या होता है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले कुछ वो आपकी हिस्ट्री लेता है, एक आपके बारे में पूछता है कि क्या लक्षण थे, और फैमिली हिस्ट्री वगैरह आपसे पूछी जाएगी सब। फिर एक न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन जिसको हम कहते हैं कि वो आपके जो नर्व्स होती हैं, स्नायु तंत्र है, उसका एक अच्छा सा एग्जामिनेशन करता है डॉक्टर। और उस एग्जामिनेशन के बाद फिर क्या होता है कि कुछ जो है टेस्ट वो करवाते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट में हम कह सकते हैं कि जो नॉर्मल आपके ब्लड काउंट्स हैं वो देख सकते हैं हम लोग, लेकिन साथ साथ काफ़ी सारे पेशेंट्स में हम सीटी या एमआरआई स्कैन भी करवा सकते हैं।
मज़े की बात यह है दोस्तों कि जो CT स्कैन और MRI स्कैन की फाइंडिंग है, हेडेक के ड्यूरेशन में या मोस्ट ऑफ द हेडेक्स में ये नॉर्मल आते हैं, जो कि एक तरह से देखा जाए तो अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि जो हेडेक्स जो हैं किसी कारण की वजह से नहीं होते हैं उनको प्राइमरी हेडेक्स कहते हैं हम लोग। तो प्राइमरी हेडेक्स के अंदर CT स्कैन या कोई भी टेस्ट नॉर्मल आएगा। लेकिन कुछ हेडेक्स ऐसे हैं कि जिसके अंदर आपका CT स्कैन या ब्लड टेस्ट या बाकी टेस्ट एबनॉर्मल भी आ सकते हैं। उन हेडेक्स को हम सेकेंडरी टाइप के हेडेक्स कहते हैं। ये सेकेंडरी हेडेक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर की वजह से भी कई बार हेडेक्स हो जाते हैं। उस स्टेज के अंदर हम ब्रेन के अंदर हमें एक ट्यूमर या कोई चीज़ मिल जाती है। लेकिन इस तरह के हेडेक्स की जो आम पब्लिक है उसके अंदर काफ़ी कम परसेंटेज है, तो घबराने की बात नहीं, लेकिन फिर भी इसे नज़रअंदाज करना उचित नहीं रहता। पहला पार्ट तो इलाज का होता है कि हम किस तरह से हेडेक को होने से ही रोक दें। इसको हम प्रिवेंशन कहते हैं। प्रिवेंशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका एक लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन होना ज़रूरी है। आज की तनावपूर्ण ज़िंदगी में जो हम देखते हैं कि जो हेडेक्स हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं, तो एक तनाव अपने आप में काफ़ी बड़ा कारण है। तो इसके लिए हम रिलैक्सेशन टेक्निक्स अपनाएं, मेडिटेशन करें और साथ साथ योगा या कुछ एक्सरसाइज करें डेली रेगुलर बेसिस पे, तो हेडेक की तीव्रता कम हो सकती है। सेकंड इंपॉर्टेंट है आपका डाइट मॉडिफिकेशन, यानी कि वेट कंट्रोल आप करें, ज़्यादा फैट्स ना लें, ऐसी फूड्स जिससे कि एक हेडेक में ट्रिगर हो सकता है। जैसे मैंने बताया था कि आपकी ड्रिंकिंग यानी कि अल्कोहल और स्मोकिंग दो चीज़ अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं हेडेक को करने में, तो ये दोनों चीज़ अवॉइड करें। हाई शुगर या चॉकलेट्स जो होती हैं ये भी देखा जाता है कि हेडेक के एसोसिएटेड कारण को बनाती हैं, तो इनको भी आपको अवॉइड करना चाहिए। जिन फीमेल्स में हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से हेडेक हो रहे हैं, तो मेरी सलाह है कि उनको जल्दी से जल्दी ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। अपनी जो स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं उनसे मिलके या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलके हार्मोन्स की जो समस्या हैं उसको देखें, उसका निदान करें। उस तरह से भी हेडेक्स कई बार कम हो सकते हैं। सेकंड जो एक एस्पेक्ट आता है वो आता है हमारी दवाइयों का। तो दवाइयाँ भी कई बार ऐसी होती हैं कि जो हेडेक्स को रोकने में कारगर साबित हो सकती हैं। तो रोकने के लिए दवाइयाँ होती हैं, वो होती हैं सुमिट्रिप्टान या ट्रिप्टान ग्रुप की दवाइयाँ जो होती हैं उनको हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण मानते हैं। और कैफ़ीन जिसे हम कहते हैं, जो अक्सर कॉफ़ी में भी और चाय में मिल जाती है, वो भी एक हेडेक को रोकने के लिए, प्रिवेंशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। अगला एक मेडिसिन है प्रोपेनोलॉल, उसको भी हम काफ़ी संख्या में मरीजों में देते हैं और ये एक तरह से इसका प्रिवेंशन जरिया बनता है। फिर देखा जाता है कि कई लोगों को डिप्रेशन होता है और डिप्रेशन की वजह से भी हेडेक होते हैं, तो हम लोग एज ए न्यूरोसर्जन, एज ए डॉक्टर, एंटी डिप्रेशेंट्स यानी कि डिप्रेशन को कम करने वाली दवाइयों को भी हेडेक के प्रिवेंशन के रूप में यूज़ करते हैं। अब आती है ट्रीटमेंट की। अगर हेडेक हो गया और काफ़ी सीवियर हेडेक है, तो जैसे आप में कई लोगों ने एक्सपीरियंस भी होगा कि तीव्रता इतनी हो जाती है कि इंसान परेशान हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है, कई बार जॉब या कई चीज़ों पे प्रॉब्लम हो जाती है। उसका एक्यूट ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अपने आप ट्रीटमेंट, सेल्फ मेडिकेशन मैं यूजुअली अवॉइड करने के लिए बोलता हूँ, तो अपने डॉक्टर्स की सलाह लें। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है, जैसे पेन किलर्स आपके हो गए, जैसे आइब्यूप्रोफेन यानी कि ब्रूफेन जिसे हम कहते हैं वो हो गया, पैरासीटामॉल्स हैं, या और अगर कोई मेडिसिन है जिसको हम एज ए पेन किलर लेना चाहते हैं, तो वो पेन किलर्स जो हैं अक्सर हेडेक को अबॉर्ट करने में सहायक सिद्ध होते हैं उस ड्यूरेशन में। अगर हेडेक बहुत ज़्यादा है तो आपको कई बार हॉस्पिटल में एडमिशन भी लेना पड़ सकता है, और ये पेन किलर्स या इससे भी हाई ग्रेड के पेन किलर्स जो हैं वो डॉक्टर्स आपको एज एन इन पेशेंट दे सकते हैं। तो ये सारी जानकारी जो है आज हेडेक के बारे में मैंने आपसे शेयर करी। मुझे उम्मीद है कि इन सब बिंदुओं पर, इन सब जानकारी से आपको फ़ायदा होगा। कोई क्वेश्चंस या कोई क्वेरीज़ हैं तो आई एम मोर देन हैप्पी, आप मुझसे या मेरी टीम से कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे निम्स मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर और न्यूरोसर्जन डॉक्टर पंकज सिंह सर, जिन्होंने हमें बताया कि सर दर्द यानी कि हेडेक के कितने प्रकार होते हैं, क्या कारण होते हैं सर दर्द के, क्या जांचें कराई जाती है इसके कारण जानने के लिए, और क्या इलाज होता है सर दर्द का, और बाकी हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक, रिलायबल और यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल द डॉक हेल्थ ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बाकी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, टेक केयर।